नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस इनकम टैक्स की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कोरोना के इस समय में क्लासरूम टीचिंग संभव नहीं है, इसलिए इस तरह के ई लेक्चर्स के माध्यम से आपको पढ़ाई करवाने की कोशिश की जा रही है ताकि आपका नुकसान ना हो, आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। तो ये जो हमारा विषय है ये है आयकर यानी कि इनकम टैक्स। ABST यानी कि अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का ये फर्स्ट पेपर है आपका सेकेंड ईयर के अंदर। तो आज हम इसके आयकर के बारे में परिचय और इसकी परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो देखिए आयकर क्या होता है। सबसे पहले हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि टैक्सेस या कर कितने प्रकार के होते हैं। भारत में करदाताओं से दो तरह के टैक्स वसूल किए जाते हैं। पहले प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस, दूसरे अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर से मतलब ऐसे कर से है जिसमें जो कर का दायित्व या भार है उसी व्यक्ति को वहन करना पड़ता है जिस पर वह लगाया जाता है, यानी कि जो इंसिडेंस है टैक्स का, कराघात है, और जो इम्पैक्ट है करापात, वो दोनों एक ही व्यक्ति पर होता है। दूसरे तरह के जो कर हैं वो हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर से तात्पर्य ऐसे कर से है जिसमें कि जो इंसिडेंस है टैक्स का और जो इम्पैक्ट है वो दोनों एक व्यक्ति पर ना होकर के अलग अलग व्यक्तियों पर होते हैं। इस कर का भुगतान हालांकि वही व्यक्ति करता है जिस पर इसको लगाया जाता है, लेकिन वह ऐसे टैक्स को वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग करने वाले व्यक्ति से इनको वसूल लेता है, जैसे कि GST। तो जो ये आयकर है, इनकम टैक्स है, ये आय पर लगाया जाने वाला एक प्रत्यक्ष टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है और एक प्रगतिशील कर है। इसमें जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है उसी व्यक्ति को ही उसका भार वहन करना होता है। इंडिया में राजस्व के अंदर राजस्व प्राप्ति में आयकर का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। सरकार की आय का ये एक महत्वपूर्ण जरिया है। भारत में इनकम टैक्स सबसे पहले सन 1860 में अंग्रेजी सरकार के शासनकाल में लगाया गया था। सर जेम्स विल्सन ने इसको लगाया था, लेकिन विधिवत तरीके से अधिनियम के रूप में इसको 1886 में पारित किया गया। भारत में करदाताओं की टैक्सेबल इनकम, टैक्स की अमाउंट की गणना करना, कर की वसूली और इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग अधिनियम, नियम, वित्त अधिनियम, इनके स्पष्टीकरण, अधिसूचनाएं आदि उपलब्ध हैं। इनके बारे में हम संक्षेप में यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आयकर अधिनियम 1961 की। पूरे भारतवर्ष में आयकर अधिनियम 1961 1 अप्रैल 1962 से लागू किया गया था। इसमें समय समय पर अमेंडमेंट्स किए जाते रहे हैं। प्रत्येक वर्ष के वित्तीय बजट में इस अधिनियम की जो सेक्शंस या सब सेक्शंस हैं उनमें संशोधन किए जाते रहे हैं। दूसरा इसमें हम देखेंगे आयकर नियम 1962। ये जो नियम हैं आयकर अधिनियम के अनुपूरक हैं, जिसमें अधिनियम की विभिन्न धाराओं से संबंधित विस्तृत नियम, फार्मों, प्रपत्रों आदि का वर्णन किया गया है। तीसरा इसमें है राजकीय अधिसूचनाएं। भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है आयकर यानी कि इनकम टैक्स से संबंधित विभिन्न पहलू हैं जो उनके संबंध में अधिसूचनाएं जारी करता रहता है। कर गणना के लिए इसमें उल्लिखित जो भी घोषणाएं होती हैं उन्हें ध्यान में रखना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है वित्त अधिनियम, यानी ये वार्षिक होता है। प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा कर निर्धारण के संबंध में लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा वित्त अधिनियम प्रस्तुत किया जाता है। इसके द्वारा कर के विभिन्न जो प्रावधान हैं, प्रोविजंस हैं, उनमें संशोधन किया जाता है। पांचवा है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परिपत्र एवं स्पष्टीकरण। विभिन्न विवादास्पद मामलों में या किसी प्रावधान के बारे में संदेह की स्थिति में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड जो है स्पष्टीकरण या परिपत्र जारी कर सकता है। इसी में है न्यायालय यानी कि कोर्ट्स के डिसीजन। करदाता व आयकर विभाग के बीच में कोई विवाद हो जाने की स्थिति में करदाता कोर्ट की शरण भी ले सकता है। कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं वो इनकम टैक्स विभाग द्वारा मान्य होते हैं, उनको मानना पड़ता है जब तक कि उनके विपरीत कोई अन्य अपील ना हो। इसके बाद हम बात करेंगे आयकर की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली यानी कि टर्मिनोलॉजी के बारे में।
आयकर अधिनियम में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स का प्रयोग किया गया है, तो हम जानेंगे कि इन टर्म्स का क्या मतलब है, इनके क्या अर्थ हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करदाता की। करदाता यानी कि असेसी। करदाता का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से होता है जिसके द्वारा कोई भी टैक्स या अन्य कोई राशि इस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत देय हो। धारा 2 उपधारा 7 के अनुसार ये करदाता की परिभाषा दी गई है। यहाँ पर अन्य किसी राशि से जो हमारा मतलब है वो है किसी प्रकार का आर्थिक दंड या कोई कर की बकाया राशि, उस पर देय ब्याज से। दूसरा व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति किसे माना गया है, देखिए सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के अनुसार एक व्यक्ति शब्द में कौन कौन शामिल है। इसमें एक व्यष्टि यानी कि इंडिविजुअल, जिसमें कि अवयस्क भी शामिल है, स्त्री हो, पुरुष हो, पागल हो, कोई भी हो, सभी इसमें शामिल किए जाते हैं। एक हिंदू अविभाजित परिवार, एक कंपनी, एक फर्म, व्यक्तियों का समुदाय, कोई स्थानीय सत्ता, प्रत्येक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति जैसे कि विश्वविद्यालय वगैरह, ये सभी आयकर के दृष्टिकोण से व्यक्ति माने जाते हैं। तीसरा आय यानी कि इनकम। अब क्योंकि आयकर आय पर ही लगता है तो आय की स्पष्ट परिभाषा या स्पष्ट जानकारी होना अति आवश्यक है। धारा 2 उपधारा 24 में उन रिसीट्स या प्राप्तियों का उल्लेख किया गया है जिन्हें आय में शामिल किया जाता है। इसमें लाभ, लाभांश, वेतन के स्थान पर मिलने वाले समस्त लाभ, अनुलाभ, बिजनेस या प्रोफेशन के कारण उदय हुए लाभ या अनुलाभ, पार्टनर्स को फर्म से प्राप्त होने वाला या प्राप्य ब्याज हो गया, उनकी सैलरीज, उनके बोनस, कमीशन या कोई भी रेम्युनरेशन, भले उसका कुछ भी नाम हो वगैरह, कैपिटल गेन, लॉटरीज, वर्ग पहेलियाँ, क्रॉसवर्ड्स वगैरह, घुड़दौड़, ताश का खेल, शर्त या जुए में जीती रकम आदि शामिल हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आय की परिभाषा में आती हैं। इसके विस्तृत अध्ययन के लिए आप पाठ्य पुस्तक की मदद ले सकते हैं। अगला है कर निर्धारण वर्ष। कर निर्धारण वर्ष यानी असेसमेंट ईयर। कर निर्धारण वर्ष से जो हमारा मतलब है, आशय है, वो है 12 महीने की अवधि जो हर साल 1 अप्रैल से प्रारंभ होती है और आगामी 31 मार्च को समाप्त होती है। इसको हम फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष भी कहते हैं। अभी वर्तमान में जो हमारा कर निर्धारण वर्ष चल रहा है वह है 2020-21। नेक्स्ट है गत वर्ष। आयकर अधिनियम की धारा 3 के अनुसार जो हमारा असेसमेंट ईयर होता है उससे ठीक पहले वाले फाइनेंशियल ईयर को हम प्रीवियस ईयर के नाम से जानते हैं। टैक्स का असेसमेंट हमेशा प्रीवियस ईयर के लिए किया जाता है और ये असेसमेंट किया कब जाता है, असेसमेंट ईयर में किया जाता है। जैसे एट प्रेजेंट हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो 2020-21 चल रहा है, तो इससे संबंधित जो हमारा गत वर्ष या प्रीवियस ईयर है वो चल रहा है 2019-20, अर्थात 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक की अवधि गत वर्ष कहलाएगी। नेक्स्ट है कृषि आय। अधिनियम की धारा 10 उपधारा 1 के अनुसार जो एग्रीकल्चर से इनकम होती है उसको टैक्स फ्री या एग्जाम्प्टेड घोषित किया गया है। इस पर कर नहीं लगता, कर मुक्त घोषित किया गया है। कृषि आय में भारत में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त होने वाला किराया और अन्य आय जो कि कृषि से पैदा होती हैं शामिल की जाती हैं। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि कृषि भूमि के जो हस्तांतरण से होने वाली आय है, ट्रांसफ़र से होने वाली इनकम, उसको कृषि आय नहीं माना जाता है। कृषि आय के लिए आय का कृषि भूमि से उत्पन्न होना आवश्यक है। वो भूमि इंडिया में ही स्थित होनी चाहिए, भूमि का प्रयोग कृषि कार्यों में ही किया जाना चाहिए और भूमि को कृषि भूमि माना जाना चाहिए। कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाली कोई भूमि जो पिछली जनगणना के अनुसार 10,000 तक की जनसंख्या वाले गांव में स्थित हो या उसके आसपास हो तो उसे हम कृषि भूमि मानेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने आयकर के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करी, उसका परिचय प्राप्त किया कि इसके अंदर आयकर क्या होता है, टैक्सेस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से अधिनियम, नियम, अधिसूचनाएं वगैरह इससे संबंधित हैं और कुछ महत्वपूर्ण शब्द हमने यहाँ पर जाने। आज के इस लेक्चर में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।